गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग ज्योग्राफी की नई बैच शुरू करेंगे। इस बैच के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम लोगों का इस बैच में किस चीज़ पर, किन चीज़ों पर फोकस रहेगा। तो हम सबसे ज़्यादा फोकस उन चीज़ों पर करेंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स से एग्जामिनेशन हॉल में गलती हो जाती है, पढ़े हुए क्वेश्चन में भी गलती हो जाती है। वो क्वेश्चन का आंसर जानते रहते हैं लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न की वजह से गलती हो जाती है। तो जहाँ पे जिन क्वेश्चंस पर गलती होती है उन चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान, मैं एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है एग्ज़ाम में कि सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा कौन है। सूर्य से सबसे निकटवर्ती तारा या नज़दीक का तारा कौन है। तो आप लोग सबको पता होगा सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा पता है ना आपको। क्या इसका नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूरज से सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य से सबसे नज़दीक का तारा का क्या नाम है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। आप लोग जानते हैं ना। ठीक, एक और है सूर्य से सबसे नज़दीकी तारा प्रणाली। सबसे निकटवर्ती तारा प्रणाली। ये दो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये सबसे निकटवर्ती तारा प्रणाली क्या है? तो तारा प्रणाली है अल्फा सेंचुरी। अल्फा सेंचुरी, ये अल्फा ऐसे अल्फा सेंचुरी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में मान लीजिए आता है, या दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है। आप दोनों का आंसर जान रहे होते हैं लेकिन फिर भी कभी कभी गलती हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ते हैं सबसे नज़दीकी, सबसे निकटवर्ती तारा, वो आप याद कर लेते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इतना दूर तक तो ठीक है। फिर कहीं पर आप ये भी पढ़े हुए होते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीकी या निकटवर्ती, लेकिन वो था तारा प्रणाली। आप पढ़ते समय ध्यान नहीं देते कि सबसे नज़दीकी तारा प्रणाली लिखा हुआ था। याद तो आप कर लेते हैं सबसे निकटवर्ती तारा प्रणाली अल्फा सेंचुरी, याद भी हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाए कि यहाँ पे तारा लिखा है या तारा प्रणाली लिखा है। इसलिए जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं और ये क्वेश्चन आ जाता है तारा वाला, निकटवर्ती, सबसे निकटवर्ती तारा सूर्य से, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि आप कभी ये भी पढ़े रहते हैं, कभी ये भी पढ़े रहते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता कि यहाँ पे तारा प्रणाली था। अब इस कंफ्यूजन की वजह से आप इसको टिक करें, इसको करें, इसको सोच में पड़ जाते हैं और दोनों ही आपका पढ़ा हुआ है और दोनों ही लगता है निकटवर्ती है। तो आप, और निकटवर्ती है भी, देखिए ये भी निकटवर्ती है, ये भी निकटवर्ती है। तो इस चक्कर में आप गड़बड़ा करके कभी कभी सबसे निकटवर्ती तारा पूछा तो आप इसको मार के चले आ जाते हैं आंसर में, निकटवर्ती तारा प्रणाली। अब क्या है कि आप जानते हुए में ये गलत हो गया, आप पढ़े हुए थे। अगर थोड़ा सा आप पढ़ते समय ध्यान दे दिए रहते कि यहाँ तारा प्रणाली लिखा हुआ है तो आपका ये क्वेश्चन गलत होने से बच जाता। ये तो हुआ कि आप पढ़ते समय ध्यान नहीं दिए। और कई बार क्या होता है कि आप पढ़ते समय ध्यान देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान देते हैं, और आप पढ़ भी लेते हैं कि निकटवर्ती तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है और तारा प्रणाली निकटवर्ती प्रॉक्सिमा अल्फा सेंचुरी है। ये भी आप पढ़ लिए रहते हैं कि ये दोनों अच्छा से आपको याद है। लेकिन एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कभी कभी आप हड़बड़ में हो जाते हैं। अब हड़बड़ की वजह से आप यहाँ तारा प्रणाली लिखा है या तारा लिखा है ध्यान नहीं दे पाते। सूर्य से सबसे निकटवर्ती तारा इतना पढ़े और आगे देख नहीं पाए कि उधर तारा प्रणाली था या क्या था। और अगर क्वेश्चन ये तारा प्रणाली आया हुआ है तो आप इसको टिक लगा देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे निकटवर्ती तारा, आप ध्यान नहीं दिए तारा पढ़ने में और तारा प्रणाली में टिक लगा दिए। तो ये मिलता जुलता होने की वजह से इसमें अक्सर बच्चे या स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। वैसे भी एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर रहता है, टाइमिंग का भी प्रेशर रहता है कि टाइम बचाना है, तो गलती हो जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे तो इन सब गलतियों से बच सकते हैं। और ज्योग्राफी में तो स्पेशली इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न हो, सारे सब्जेक्ट में है लेकिन इसमें भी है। एक और इसी तरह का कन्फ्यूज़न वाला जगह देखते हैं क्या है।
तो एक क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ा तारामंडल, आप सबको पता है हाइड्रा है, और सबसे अधिक तारे वाला तारामंडल, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो सबसे अधिक तारे वाला तारामंडल सेंटोरस। ये दोनों आपको याद भी रहता है, अभी भी याद होगा, लेकिन गलती क्यों हो जाती है कि सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, ये सब जान रहे हैं, और सबसे अधिक तारे वाला तारामंडल ये सेंटोरस है, ये भी आप लोग जान रहे हैं। लेकिन गलती बच्चों लड़कों से इसलिए हो जाती है स्टूडेंट्स से एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि वो ये भी जानते हैं कि इसमें 94 तारे हैं और हाइड्रा में कम से कम 64 तारे हैं। तो बहुत अच्छा से अगर नहीं पढ़े होते हैं पहले अपनी तैयारी के समय में, स्वाध्याय के समय में, वो ध्यान नहीं दे पाते, और ये उनको याद है कि हाइड्रा में 64 है और सेंटोरस में 94 है, तो जब ये क्वेश्चन आ जाए सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारामंडल, तो संख्या को देखते हुए कई स्टूडेंट्स सेंटोरस पर टिक लगा देंगे, क्योंकि सेंटोरस में ज़्यादा तारे हैं तो उनको लगेगा सबसे बड़ा यही है, और लॉजिकली ये सही भी लगता है। लेकिन नंबर इसकी अधिक होने के बाद भी वास्तविकता ये थी कि बड़ा तारामंडल हाइड्रा ही था, कम तारे होने के बाद भी। तो इसलिए कई बार इधर की चीज़ याद नहीं थी, सबसे बड़ा तारामंडल और सबसे अधिक तारों वाला तारामंडल, ये ध्यान नहीं था। दोनों क्वेश्चन तो थे, पढ़ा हुआ है, आपको याद रहेगा, हाइड्रा भी याद है ध्यान में, सेंटोरस भी याद है, और ये नंबर भी याद है, लेकिन ध्यान नहीं रख पाए पढ़ते समय, तो कन्फ्यूज़न में पड़ गए, और सबसे ज़्यादा तारे होने की वजह से सबसे बड़ा तारामंडल पूछा गया तो आप लोग गलती से सेंटोरस लगा के आ जाते हैं। ऐसा हो जाता है कई बार, है ना। तो इस तरह की गलती ना हो, इनसे बचने के लिए ऐसे ऐसे जो कन्फ्यूज़न वाले पॉइंट हैं उस पर हम लोग स्पेशली फोकस करते हुए इस बैच को पूरा करेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इस बैच में हम लोग किस तरीके से शुरू करेंगे। तो इस बैच को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। कैसे? तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे एस्ट्रोनॉमी, फिर पढ़ेंगे जियोलॉजी, उसके बाद पढ़ेंगे टोपोग्राफी, और चौथा में पढ़ेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी भारत का भूगोल। हम लोग इसमें 4 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला भारत का भूगोल, इसमें हम लोग भारत की चीज़ों को पढ़ेंगे, भारत के बारे में भारत का भूगोल पढ़ेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। टोपोग्राफी, इसमें हम लोग स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। स्थलाकृति का मतलब आप जानते हैं, स्थलाकृति का मतलब हो गया जैसे पृथ्वी के ऊपर मैदान है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, महासागर हैं, है ना, दर्रे हैं, मरुस्थल हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वह स्थलाकृति विज्ञान में पढ़ेंगे या स्थलाकृति शास्त्र। फिर जियोलॉजी, इसमें हम लोग पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी के निर्माण, किन चट्टानों से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, इन सब चीज़ों का पढ़ेंगे। इसको भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम लोग खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, खगोल शास्त्र इसको बोलते हैं। खगोल शास्त्र का मतलब हो गया, खगोल शास्त्र का मतलब हो गया खगोलीय पिंड के बारे में अध्ययन करना। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रह, सूर्य, चांद, उपग्रह, आपके आकाशगंगा, तारे और पूरा ब्रह्मांड को इसी में पढ़ेंगे, ये एस्ट्रोनॉमी को। हम लोग शुरू करेंगे इसी पोर्शन से, एस्ट्रोनॉमी से, खगोल शास्त्र से। तो चूँकि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं
तो ज्योग्राफी का परिभाषा तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, वो सभी आपको पता है। लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि ज्योग्राफी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी तो जियो प्लस इन दो शब्दों से मिलकर जियोग्राफोस, ठीक है, इससे ज्योग्राफी बना है। अब जियो का मतलब पृथ्वी, ये इसलिए हम बता दे रहे, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो आपको दिक्कत ना हो। पृथ्वी और ग्राफोस मतलब वर्णन। तो इस प्रकार ज्योग्राफी का मतलब हो गया पृथ्वी का वर्णन, है ना, पृथ्वी का वर्णन। आपसे ये पूछ सकता है कभी किसी एग्जाम में कि ज्योग्राफी शब्द जो भूगोल शब्द है, इस भूगोल शब्द की को सबसे पहले किसने प्रयोग किया। भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज पढ़ रहे हैं ना आप लोग, ये टा है, इरेटोस्थनीज, इसने भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसी को भूगोल का पितामह भी बोलते हैं, का पितामह, यानी ग्रैंड फादर ऑफ ज्योग्राफी ये बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। बाकी भूगोल का मतलब आप जानते हैं, इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे अपने टॉपिक में जाते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जहाँ से आता है हम लोग उसको फोकस करें। इसको हम मिटा दें। तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में हम लोग सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। अब ब्रह्मांड अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड क्या है, तो जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, सारे द्रव्य प्लस ऊर्जा, इसका सम्मिलित रूप जितने भी द्रव्यमान और ऊर्जा हैं, इसका सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी चीज़ हम देखते हैं, आकाशीय पिंड जो भी हैं, चाहे वो आकाश में हो, धरती, पृथ्वी हो, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, ये सारी चीज़ों से मिल करके, यानी छोटी से छोटी चीज़, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण और बड़ा से बड़ा पिंड, ये सारा सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड कहलाता है। सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण से लेकर के, सूक्ष्मतम कण से लेकर के विशाल पिंड, ये सभी का सम्मिलित रूप ब्रह्मांड कहलाता है। अब ब्रह्मांड कितना विशाल है इसको भी थोड़ा जान लीजिए। तो ब्रह्मांड की विशालता के बारे में हम संख्या में पहले लिख देते हैं 10⁸ प्रकाश वर्ष, ये ब्रह्मांड की विशालता है। विशालता मतलब कितना बड़ा है ब्रह्मांड। तो 10⁸ प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ प्रकाश, 10⁸ का मतलब होता है 10 करोड़, और प्रकाश वर्ष है, तो 10 करोड़ प्रकाश वर्ष ये ब्रह्मांड का विस्तार है, या आकार बोलिए, विस्तार बोलिए, फैलाव बोलिए। तो 10⁸ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का विस्तार है। 10⁸ का मतलब 10 करोड़, तो 10 करोड़ वर्ष प्रकाश का, 10 करोड़ प्रकाश वर्ष ब्रह्मांड का विस्तार है या फैलाव है। अब 10 करोड़ प्रकाश वर्ष का मतलब क्या समझे, तो पहले प्रकाश वर्ष जानना होगा। तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी, यानी प्रकाश एक साल चले तो जितना दूरी तय करेगा उसी दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष का मतलब हुआ एक साल में प्रकाश जितनी दूरी गया, तो 2 साल में जितनी दूरी जाएगा उसको 2 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। 100 साल में जितना दूरी जाएगा उसको 100 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। 1000 साल में जितना दूरी जाएगा उसको 1000 प्रकाश वर्ष बोलेंगे। 10,000 साल में जितना जाएगा उसको 10,000 प्रकाश वर्ष। 1 करोड़ साल में प्रकाश जितना दूर जाएगा उसको 1 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो यहाँ 10 करोड़ प्रकाश वर्ष दिया है, मतलब 10 करोड़ प्रकाश वर्ष में प्रकाश जितनी दूर गया या जाएगा या चलता है,
प्रकाश के द्वारा 10 करोड़ वर्ष में तय की गई दूरी जितनी है उसी को 10 करोड़ प्रकाश वर्ष बोलेंगे। ये ब्रह्मांड का विस्तार है। अब आप सोचेंगे प्रकाश की चाल कितनी है, तो प्रकाश की चाल है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। और अगर किलोमीटर में बात करेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर 5 का मतलब लाख होता है, तो कितना लाख हो गया, 3 लाख। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की ये चाल है, प्रकाश की चाल। अब आप सोचिए एक चीज कि जब 1 सेकेंड में प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है तो 1 साल में कितना चलेगी, तो 1 करोड़ साल में कितना चलेगी और 10 करोड़ साल में कितना चलेगी, तो 10 करोड़ साल इसका विस्तार है, 10 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो सोचिए कि प्रकाश जब 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है तो 10 करोड़ साल अगर यही प्रकाश चले तो कितनी दूर जाएगी, इतना ब्रह्मांड का विस्तार है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये तो हुई हम लोग नंबर के हिसाब से देख लिए कि इतना प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड की आयु भी थोड़ा देख लीजिए। तो इसकी अनुमानित आयु 13.7 अरब वर्ष। ब्रह्मांड में तारे कितने हैं, तो इसको देखने के लिए आप पहले देखिए ब्रह्मांड में गैलेक्सी कितनी है। गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसको बोलते हैं, आकाशगंगा, ये कितनी आकाशगंगाएं हैं ब्रह्मांड में, तो 10 टू द पावर 11 मतलब 1 खरब, 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। खरब, 1 खरब आकाशगंगाएं हैं। अब ये भी जान लीजिए जब ब्रह्मांड में 1 खरब आकाशगंगाएं हैं तो एक आकाशगंगा में कितने तारे हैं ये भी पता चल जाना चाहिए। तो एक आकाशगंगा में कितने तारे हुए ये पता है, तारे ये भी है 10 टू द पावर 11 यानी 1 अरब, 1 अरब नहीं खरब, 1 खरब। तो अब आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ब्रह्मांड में 1 अरब 1 खरब गैलेक्सी है। ब्रह्मांड में आकाशगंगा कितनी है, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं 1 खरब हैं, 1 खरब आकाशगंगाएं। और एक आकाशगंगा में 1 खरब से अधिक तारे हैं, कम से कम 1 खरब, कम से कम 1 खरब। तो 1 खरब आकाशगंगाएं और एक आकाशगंगा में 1 खरब से अधिक तारे। तो आप सोच लीजिए कितने तारे हैं, इतने तारों से मिलकर ब्रह्मांड बना है। तो कुल ब्रह्मांड में करीब अनुमानित कितने तारे हो गए ब्रह्मांड में, कुल तारे कितने हो गए पूरे ब्रह्मांड में, तो 10 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 इतने अरब गैलेक्सी हैं, मतलब आपके इतने अरब आकाशगंगाएं हैं और एक आकाशगंगा में इतने तारे हैं। तो टोटल मिला करके पूरे ब्रह्मांड में 10 टू द पावर 22 11 11 22, तो 10 टू द पावर 22 इतना तारे हो गए। ये कितना हो गया, 1 खरब खरब तारे, यानी बहुत असंख्य है। इससे आप समझ सकते हैं इन तारों की संख्या से कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। थोड़ा सा एक ये तो ऐसे समझ गए आप लोग तारों की संख्या के हिसाब से। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मिटाते हैं। आप लोगों को एक और भी चीज़ बता देते हैं, उससे भी आप लोगों को ब्रह्मांड का अंदाज़ा हो जाएगा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो देखिए हम सबसे पहले पृथ्वी से शुरू करके आपको बताना शुरू करते हैं, उससे आप ठीक अंदाज़ लगा पाएंगे। तो पृथ्वी जो है, जिसको हम लोग बहुत बड़ा समझते हैं, और पृथ्वी का साइज़ है, जो पृथ्वी का व्यास है वो करीब 13,500 किलोमीटर है।
13,500 किलोमीटर। ये पृथ्वी है, पृथ्वी है। इससे पृथ्वी से ये एक अंदाज लगाने के लिए बोल रहे हैं, ये आप लोगों को कुछ बहुत ये जानकारी, मतलब ये ऐसा नहीं कि इससे बहुत क्वेश्चन आ जाएंगे। हो सकता है पूछ दे कभी सूर्य, पृथ्वी से सूर्य कितना गुना बड़ा है, तो वो काम आ सकता, लेकिन अभी हम सिर्फ अंदाज लगाने के लिए बोल रहे हैं ब्रह्मांड की विशालता का। तो आप ऐसे समझिए कि एक पृथ्वी जो है इसका 13,500 किलोमीटर, 13,500 किलोमीटर लगभग इसका व्यास है, यानी अपने आप में पृथ्वी बहुत बड़ी है। इससे 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है, 13 लाख इतना गुना बड़ा सूर्य है। अब आप सोचिए सूर्य कितना बड़ा होगा, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। पृथ्वी इतनी बड़ी तो सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है इससे, तो कितना बड़ा होगा। और ऐसे ऐसे सूर्य के जैसे और इससे भी बड़े 1 खरब तारे कम से कम एक गैलेक्सी में है। इस एक गैलेक्सी में 1 खरब तारे होंगे सूर्य के जैसे। सूर्य भी एक तारा है, ऐसे ही खरबों तारे एक गैलेक्सी में हैं, तो गैलेक्सी कितनी बड़ी होगी। अब इसी तरह की कई गैलेक्सियों को मिलने के बाद क्लस्टर बनता है। कई गैलेक्सियों के मिलने के बाद गैलेक्सी के ऊपर क्लस्टर आ गया, कई गैलेक्सियों के मिलने के बाद। तो अब सोचिए एक गैलेक्सी में अरबों सूर्य, तो कई गैलेक्सियों को मिला के क्लस्टर बनता है, तो क्लस्टर में कितने सूर्य हो गए। अभी भी ब्रह्मांड दूर है, इससे भी बड़ा है। अब आप देखिए ये क्लस्टर जो है ये बन गया, गैलेक्सियों को मिलाने से क्लस्टर बन गया। अब कई क्लस्टर को जब मिला देते हैं तो सुपर क्लस्टर बन जाता है, तो गैलेक्सियों के ऊपर या गैलेक्सियों से बड़ा हो गया सुपर क्लस्टर। अब सोचिए सुपर क्लस्टर में कितने तारे होंगे, और कई सुपर क्लस्टर को जब मिला देते हैं तब जाकर के कहीं गैलेक्सी ये ब्रह्मांड बनता है। तो आप सोच लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ठीक है, यह अंदाज़ा हो गया आपको। ये हो गया ब्रह्मांड, उसके अंदर आ गई क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, उसके अंदर क्लस्टर, उसके अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर में आपका हो गया सौर मंडल, सौर मंडल के अंदर में सूर्य हो गया, सूर्य, सौर मंडल के अंदर में सूर्य और पृथ्वी सभी हो गए। उसके बाद देखिए तारामंडल आ गए, फिर नक्षत्र आ गए, तब जाकर के वायुमंडल और पृथ्वी आई। तो सोच लीजिए इतना छोटा है पृथ्वी इस ब्रह्मांड की तुलना में। यानी ब्रह्मांड को अगर हम पूरी दुनिया को अगर ब्रह्मांड समझ लें, तो पूरी दुनिया अगर ब्रह्मांड को पूरी दुनिया के बराबर समझ ले, पृथ्वी के बराबर, तो पृथ्वी एक पॉइंट के बराबर भी नहीं होगी। इतना छोटा पृथ्वी ब्रह्मांड से है। तो इस तरह से आप देख लीजिए ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो चलिए हम लोग इसी ब्रह्मांड को शुरू करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बाकी चीज़ों के बारे में इसका हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं संक्षेप में। आप लोग जानते हैं फिर भी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में कई ये सिद्धांत दिए गए हैं। उसमें आज सबसे मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत दिए हुए हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए हुए हैं। उसमें सबसे मान्य सिद्धांत महाविस्फोट का सिद्धांत है। महाविस्फोट का सिद्धांत आप लोग सब जानते हैं कि महाविस्फोट का सिद्धांत है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ पहले बता देते हैं, उसके बाद इसको पूरा अच्छा से बताएंगे क्या है। इस सिद्धांत को दिया किसने था, तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर, इसको दिया था जॉर्ज एब लेमेंतेयर ने। कहीं कहीं पर लेमेंतेयर को किसी किसी बुक में लेमैत्रे ऐसे भी लिखता है, लेमैत्रे ऐसे लिखेगा, लेमेंतेयर को लेमैत्रे, तो किसी किसी बुक में देता है। तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर इसने दिया था बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने जो ये लेमेंतेयर हैं, इन्होंने बताया कि आज से करीब 13 अरब वर्ष पहले, काफ़ी पहले, समय को आप भूल जाइए, 13 अरब वर्ष 13.7 अरब है, उसको भूल जाइए। आप इतना याद रखिए कि आज से काफ़ी पहले, बहुत पहले पूरा ब्रह्मांड
जो बिखरे हुए पिंड हैं वो अलग अलग नहीं थे। सूर्य, आकाशगंगाएं जितनी हैं ये सभी अलग अलग नहीं थे। सारी आकाशगंगाएं ये सभी, या जितने सूर्य हैं, जितने मतलब सूर्य मतलब तारे, जितने तारे हैं वो सभी अलग अलग आज के जैसा नहीं थे। वो एक ही जगह पे घनीभूत थे, एक ही छोटे से गोलक के रूप में थे। ये बिग बैंग थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलता है, लेमेंटियर्स जी ने बताया। ये पादरी थे, बेल्जियम के पादरी थे। ये बेल्जियम के पादरी थे। इन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है आज से बहुत पहले बिखरा हुआ इस तरह से नहीं था अलग अलग कई अरबों खरबों तारों में, बल्कि एक ही जगह केंद्रित था, एक ही गोलक के रूप में, छोटे गोलक के रूप में। इसको एकाकी परमाणु भी बोलते हैं, एकाकी परमाणु। तो ये ब्रह्मांड कैसा था, एक परमाणु के रूप में था, एक ही एकाकी परमाणु के रूप में, एक छोटे गोलक के रूप में था। ठीक है। अब ये इतना छोटा था और ये सारे जो जितने आप देख रहे हैं आकाश में तारे, अगर इनको एक जगह समेट दिया जाए तो क्या होगा। आज एक तारा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ यहाँ ऐसे है, ये पूरा ब्रह्मांड है, यहाँ यहाँ ऐसे तारे बिखरे हुए हैं। अगर इनको समेट दिया जाए तो क्या होगा, ये खरबों तारे, खरबों खरब तारे जो हैं इनको समेट दिया जाए, ये दूर दूर है, इनके बीच में खाली जगह है, ये गैप खत्म हो जाएगा। अगर ब्रह्मांड को सिकोड़ दिया जाए, अगर मान लीजिए ये ब्रह्मांड है, इसको हम छोटा करने लगे तो क्या होगा, ये अगर इसका घेरा छोटा होकर इतना छोटा कर दें तो ये तारे जो दूर दूर हैं ये नज़दीक नज़दीक हो जाएंगे, है ना, बहुत नज़दीक हो जाएंगे। अगर और सिकोड़ दें तो और नज़दीक हो जाएंगे, और एकदम सिकोड़ते जाएं तो क्या है, एकदम एक दूसरे में समाहित हो जाएंगे, यानी पूरे सट जाएंगे। तो पहले ऐसा ही था, बिग बैंग से पहले, बिग बैंग की घटना से पहले, महाविस्फोट से पहले पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही था। जो बिखरे हुए हैं वो बिखरे नहीं थे, सभी एक जगह थे। और एक जगह होने के कारण इसका आयतन, आयतन मतलब आकार क्या है, जब सारे को ब्रह्मांड को अगर एक जगह कर देंगे तो जो इसका आकार, अभी हम लोग पढ़े ब्रह्मांड बहुत चौड़ा बहुत विशाल है, पढ़े ना अभी कि काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा कि हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये इतना बड़ा से अगर हम इसको समेट दें तो छोटा जब हो जाएगा तो इसका आयतन कम हो जाएगा, आकार कम हो जाएगा अगर हम इसको समेटने लगे। तो यही से ही ये पूरा सिमटा हुआ था, तो इसका आयतन बहुत ही कम था। आयतन मतलब आकार बोल सकते हैं, साइज छोटा था, बिल्कुल छोटा था। और इतना छोटा होने की वजह से इसका द्रव्यमान बहुत ही अधिक था। जितना द्रव्यमान अभी बिखरा हुआ है सभी तारों के रूप में, वो सारा का सारा द्रव्यमान एक ही जगह केंद्रित था इस छोटे से गोलक में। तो इतना द्रव्यमान जब इस पे था तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान बहुत ही अधिक हो गया। द्रव्यमान क्या हो गया, इसका द्रव्यमान, आयतन तो बहुत कम है, आयतन क्या था, आयतन कम था, बहुत ही कम था, छोटा था इसका आयतन, आकार बहुत छोटा था। लेकिन इसका द्रव्यमान क्या था, बहुत अधिक, द्रव्यमान बहुत अधिक, अनंत, अनंत क्या था, अनंत था। छोटा होने के कारण किसी चीज को अगर आप छोटा करेंगे तो उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा ना, यानी घना होने लगेगा और उसका साइज छोटा होने लगेगा। तो द्रव्यमान इसका बहुत ज्यादा हो गया, पूरा सारा द्रव्य एक ही जगह आ गए तो द्रव्यमान बढ़ गया, और सभी एक जगह आ गए तो इसका घनत्व भी बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इसका घनत्व भी क्या हो गया, अनंत हो गया, अनंत, अनंत हो गया। अब ये घनत्व मतलब घना होना, घना होना समझते हैं ना। जैसे एक बोरा लीजिए, एक थैली लीजिए, उसमें आटा को भरिए। आटा भरने के बाद जब थैली भर जाएगा उसको अगर ऐसे ऐसे ठोकेंगे और उसको बैठाएंगे तो फिर से थैली में कुछ जगह खाली बच जाएगा जिसमें और आटा डाल सकते हैं। तो इससे क्या पता चला कि पहले जो आटा डाले थे तो वो उतना घना नहीं था, जब उसको ठोके तो उसमें घना हो गया, उसमें बीच में कुछ गैप था, ठोकने के बाद वो गैप भर गया। तो घना उसी को बोलते हैं कि उसका बीच का गैप खत्म हो जाए। जितना गैप खत्म कर देंगे, जितना घना होगा उतना गैप कम होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा था तो वो सट के होगा बिल्कुल। अब इतना तारा है, ये द्रव्यमान एक ही जगह केंद्रित हो जाए तो पूरा सटा हुआ होगा, तो जब पूरा सटा हुआ होगा तो उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा, बहुत घना हो जाएगा, सघन हो गया। सभी दूर दूर जो थे वो एक ही जगह थे पहले, अभी दूर दूर है, उस समय पहले एक ही जगह थे, तो बहुत ही घना हो गया।
तो इसलिए इसका घनत्व क्या हो गया, अनंत हो गया। अब आप लोग ये जानते हैं कि जब घनत्व बढ़ता है एक ही जगह तो ताप भी बढ़ने लगेगा। जब अगर किसी चीज़ को दबाव डालेंगे, पूरा एक जगह करेंगे, आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स में ये पढ़ने का है कि अगर किसी चीज़ को गैसों में भी अगर प्रेशर दिया जाता है, खूब दबाव दिया जाता है, तो उनका ताप बढ़ने लगता है। ये आप लोग पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए। यदि दबाव अगर किसी चीज़ में दिया जाए तो उसका तापमान बढ़ने लगता है। आप हथौड़ी से किसी चीज़ को ठोकते हैं तो गर्म हो जाता है, ठोकने से, हथौड़ी से लोहा को ठोकिए गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें उसको ठोकते हैं तो उसका घनत्व बढ़ता है, वो सिकुड़ता है, इसलिए उसका ताप बढ़ जाता है। तो इसी तरह से इसका द्रव्यमान अनंत हो गया, जिससे घनत्व भी अनंत हो गया, और घनत्व अनंत हो गया, घनत्व बहुत बढ़ गया। तो घनत्व बढ़ने से, जैसे ठोकते ठोकते घनत्व बढ़ा देते हैं ठोक के लोहा का, तो वो गर्म हो जाता है। उसी तरह से इसका घनत्व बढ़ा तो ये भी गर्म होने लगा, और इसका भी ताप जो है, तापमान अनंत हो गया। ठीक है, अनंत। अब इसका तापमान भी अनंत हो गया। अब इसके चलते क्या हुआ, तापमान अनंत हो गया तो अब इसमें एनर्जी जनरेट हो गई, एनर्जी आ गई, इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा हो गई। अब ये ऊर्जा मुक्त होना चाहेगा। जब इसमें ऊर्जा आ गई तो ये मुक्त होना चाहेगा। तो एक ऐसा समय आया, तापमान बढ़ते बढ़ते और घनत्व बढ़ते बढ़ते, कि ये अचानक इसमें विस्फोट हो गया। किसमें? इस गोले में। यानी जो आज ब्रह्मांड है वो पहले गोलक के रूप में जो था, एकाकी गोलक, छोटे गोले के रूप में, उस गोलक का तापमान और घनत्व इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि उसमें विस्फोट हो गया। और इसी विस्फोट की घटना को हम लोग बिग बैंग बोलते हैं, महाविस्फोट। अब इस विस्फोट से क्या हुआ, ये विस्फोट हो गया जब ये जैसे ही तापमान बढ़ा, यहाँ पे बना देते हैं, ये गोलक है, तापमान बहुत बढ़ा, अचानक से इसमें विस्फोट हो गया। कुछ टुकड़े इधर बिखर गए, इधर बिखर गए, इधर। अब इसमें जितने भी पदार्थ थे, इसका घनत्व जो बहुत था, वो अचानक से बिखर गया, और ये सारे इसमें इधर इधर छिटक करके बिखर गए। बहुत सारे पिंड बिखर गए, और जैसे ही ये बिखरा हुआ, इसी घटना को, ये विस्फोट हुआ, इसी घटना को महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, या बिग बैंग थ्योरी मतलब इसी घटना को महाविस्फोट कहते हैं, और इसी घटना मतलब थ्योरी को महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी इस घटना को बिग बैंग बोलते हैं। जो इसमें विस्फोट हुआ, इसी घटना को बिग बैंग बोलते हैं। और ये जो थ्योरी है, इसी घटना से जो थ्योरी बनी, उसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इसी थ्योरी को लेमेंटेर ने समझाया था। तो इतना तो आप सभी जानते ही हैं, अगर नहीं जानते थे तो जान गए। अब इसमें कुछ खास चीज़ समझने वाली चीज़ है जो आप याद रखिए, कि जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, उससे पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, और बिग बैंग के साथ ही कुछ चीज़ें बनी। जैसे ही बिग बैंग शुरू हुआ, 3 चीज़ों का जन्म हुआ। किन 3 चीज़ों का जन्म हुआ? तो बिग बैंग से पहले, बिग बैंग जो घटना घटी, उससे पहले ये गोला था। बिग बैंग से पहले ये गोला जब तक था, तब तक समय नहीं था। कैसे? इसको आप समझिए। जैसे बिग बैंग हुआ, एक गोला इधर, टुकड़ा इधर बिखर गया, कुछ इधर बिखर गया, कुछ इधर बिखर गया। ठीक है, ऐसे कुछ इधर भी बिखर गया। तो आप समझिए कि समय का जन्म कैसे हुआ। तो पहले देखिए, बिग बैंग से पहले समय नहीं था, बिग बैंग से समय का जन्म हुआ। दूसरा जन्म किसका हुआ? स्थान का। अभी हम समझाएंगे कैसे कैसे स्थान का जन्म हुआ। और तीसरा पदार्थ का जन्म हुआ, मैटर का। ठीक है, ये मैटर क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल। कैसे पदार्थ? फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, मौलिक पदार्थ, मौलिक पदार्थ, इनका जन्म हुआ, फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो अब हम समझाते हैं कि समय का कैसे इसमें जन्म हुआ। तो देखिए, जब एक गोलक के रूप में था, कोई कहीं नहीं जा रहा था, तो समय का मतलब, समय देखिए, समय से पहले आप इसको समझिए, स्थान। स्थान का कैसे हुआ सॉरी, स्थान का कैसे जन्म हुआ वो जानिए। तो जब ये गोलक यहाँ से धमाका हुआ, जो बिग बैंग के विस्फोट हुआ, उसके बाद एक गोला टुकड़ा यहाँ आ गया। जब यहाँ आया तो ये टुकड़ा यहाँ से यहाँ आ गया,
एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ चला गया, एक टुकड़ा यहाँ से यहाँ, एक यहाँ, और भी बहुत गए। तो यहाँ से यहाँ आया तो ये इस स्थान से इस स्थान में आ गया, ये इस स्थान से इस स्थान में आ गया। पहले क्या था, सभी एक ही जगह था, यहाँ पे था, तो पहले स्थान नहीं था। अब क्या हो गया, कई स्थान बन गए, एक यहाँ आ गया, एक वहाँ आ गया, एक वहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया। तो इससे क्या समझे हम लोग कि बिग बैंग से स्थान का जन्म हुआ। दूसरा क्या देखें हम लोग, बिग बैंग से समय का जन्म हुआ। कैसे समय का जन्म हुआ, तो यहाँ से जब टुकड़ा यहाँ आया तो इसको आने में कुछ समय लगा, बिना समय का तो यहाँ से यहाँ नहीं आ गया। तो ये आने में जो समय लगा उसको हम काउंट करना शुरू कर दिए कि आने में 10 दिन लगा, कि 1 महीना लगा, कि 1 प्रकाश वर्ष लगा, कि 100 प्रकाश वर्ष लगा। तो यहाँ से समय का शुरुआत हो गया। तो इसलिए टाइम का भी जन्म यहाँ से ही हुआ, बिग बैंग से। और पदार्थ, तो पदार्थ का जन्म कैसे हुआ, तो पहले सभी एकल परमाणु था, सभी एक ही जगह केंद्रित थे, कुछ नहीं था, है ना, सभी ये इसी में था, जो था इसी में समाहित था, एक ही में। लेकिन बिग बैंग होते ही पदार्थ इधर उधर बिखर गए, है ना, इससे पहले नहीं थे। और ये क्या क्या बने, पहला सेकंड में ही, बिग बैंग होने के पहला सेकंड में ही पदार्थ बने। क्या क्या मौलिक कण बने, मौलिक पदार्थ बने। वो मौलिक पदार्थ हम आपको बता देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल बने क्या क्या। तो पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों फंडामेंटल पार्टिकल बने। बाद में वैज्ञानिकों ने खोजा तो और भी पार्टिकल मिले, जैसे फोटोन मिला, पॉजिट्रॉन मिला, और भी मिले। तो इस तरह से अभी के खोज के अनुसार कम से कम 30+ पार्टिकल मिल चुके हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं ये इससे पहले नहीं थे, बिग बैंग से पहले ये पदार्थ नहीं थे। तो बिग बैंग होते ही ये पदार्थ मिले, इनका जन्म हुआ। बिग बैंग के तुरंत 1 सेकंड के अंदर ये सारे पदार्थ बन गए। तो इससे पहले ये पदार्थ या मैटर जो थे, मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल, वो नहीं थे, वो बन गए। तो फंडामेंटल पार्टिकल या पदार्थ, तो ये 3 चीज़ बिग बैंग के साथ बने। इसको ध्यान रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी सब जानते हैं, वो सभी लोगों को मालूम है, बच्चे लोग भी जानते हैं, लेकिन उससे ये समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ, ये यहाँ पे जरूर आप लोग याद रखें। कभी पूछ सकता है कि बिग बैंग की घटना के बाद किन चीज़ों का निर्माण हुआ या किन चीज़ों का जन्म हुआ, तो आप ये बताएंगे, ठीक है। और फिर बाद में इन्हीं चीज़ों से हाइड्रोजन गैस वगैरह बनने शुरू हो गए, हाइड्रोजन के अणु बन गए, ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु वगैरह बनने लगे, हाइड्रोजन गैस का जन्म यहीं से हो गया फिर। तो इस तरह से पदार्थ बने। तो बिग बैंग यही है, आप लोग इसके बारे में जान गए अच्छी तरह से। अब उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं भूलेंगे। ये याद रखिएगा कि बिग बैंग के साथ ही इन 3 चीज़ों का पता चला कि ये क्या क्या मतलब 3 चीज़ों का जन्म हुआ जो नहीं थे बिग बैंग से पहले। ये ध्यान में रखिएगा, समय, स्थान और पदार्थ, ये 3 चीज़ बिग बैंग से पहले नहीं थे, बिग बैंग के बाद बने। तो ये हो गया बिग बैंग। अब आप थोड़ा सा ब्रह्मांड के बारे में ये जान लें कि ब्रह्मांड के बारे में क्या सोच रही शुरू से। तो आप सभी जानते हैं कि इंसान जो है, मनुष्य, हमेशा से सोचने वाला रहा है और नई नई खोज करने वाला रहा है। तो शुरू से ही उसके मन में तारों को देख करके, आकाशीय पिंडों को देख करके हमेशा सवाल उठते थे, ये कैसे हुआ, कहाँ से आए, क्या हैं, कैसे हैं। तो इन सभी चीज़ों को सोचा जाता था। तो ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत कल्पना की जाती थी और इसी से ब्रह्मांड के बारे में लोगों का सोच हमेशा बदलता रहा जैसे जैसे लोगों को जानकारी हुई। तो ब्रह्मांड के बारे में सबसे पहला सोच था कि ब्रह्मांड का एक जो केंद्र है वो पृथ्वी है। यानी ब्रह्मांड के केंद्र के बारे में क्या क्या दृष्टिकोण थे वो देख लीजिए। सबसे पहला दृष्टिकोण था ब्रह्मांड के केंद्र का, वो भूकेंद्रित या भूकेंद्रीय। दूसरा था सौर केंद्रीय, सौर या सूर्य केंद्रीय। तीसरा भी सौर केंद्रीय ही था, लेकिन बाद में एक नई खोज हुई 20वीं शताब्दी में, तो ये भी गलत हो गया। ये तो पहले ही गलत हो चुका था। ये दोनों सिद्धांत यानी सौर केंद्रीय ये भी गलत हो गए। कैसे और क्या थे ये देखिए। ये भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है
यही ब्रह्मांड के केंद्र में है। भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या था कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, यानी ब्रह्मांड में जितने भी है सूर्य हैं और जितने भी ग्रह और सभी हैं तारे वगैरह, सारे सूर्य का पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं, सभी पृथ्वी का चक्कर लगा रहे, पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। ये जो भूकेंद्रीय सिद्धांत था कि पृथ्वी की ही चक्कर सभी ग्रह और आकाशीय पिंड यहाँ तक कि सूरज भी लगाता है, ये जो भूकेंद्रीय सिद्धांत था इसको दिया किसने था? तो टॉलमी, क्लॉडियस टॉलमी। ये रोम यूनानी खगोलविद थे, रोम यूनानी खगोलविद क्लॉडियस टॉलमी, इन्होंने ही दिया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसमें यह भी बताया कि सूरज भी इसी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। जो दिन और रात होते हैं क्यों होते हैं? तो टॉलमी के अनुसार सूरज पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसी के कारण दिन और रात होते हैं। तो इसने कहा सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी ही पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। लगभग आश्चर्य की बात है कि इस बात को लगभग 1400 साल तक इसने कब दिया था? ये 140 ईस्वी के लगभग इसने बताया था इस बात को। टॉलमी ने 140 ईस्वी के लगभग इस बात को बताया था, 140 ईस्वी के लगभग बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है ब्रह्मांड के। 140 वर्ष पूर्व, 140 ईस्वी, 140 वर्ष पूर्व नहीं, 140 ईस्वी में बताया था, यानी लगभग आज से 1900 साल पहले। और लोगों ने करीब करीब इसके बताने के बाद 1400 साल 1500 साल तक इसकी बात को सही माना, लेकिन उसके बाद 15वीं 16वीं शताब्दी यानी आज से करीब 500-600 साल पहले आए ये कोपरनिकस आए, जिन्होंने कहा कि नहीं, ये जो सिद्धांत टॉलमी का है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी का, ये गलत है। कोपरनिकस ने क्या कहा कि नहीं, ये गलत है। तो फिर क्या सही है? तो उसने कहा कोपरनिकस ने कि सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य की ही चक्कर सभी ग्रह लगा रहे हैं, पृथ्वी भी सूर्य का चक्कर लगा रही। तो पहले टॉलमी का क्या था कि भूकेंद्रीय सिद्धांत है, पृथ्वी केंद्र में है पूरे ब्रह्मांड के, और कोपरनिकस ने कहा नहीं, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी तो खुद सूर्य का चक्कर लगा रही है और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। सूर्य की चक्कर पृथ्वी के साथ साथ पूरा ब्रह्मांड सूर्य का ही चक्कर लगा रहा है और ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। तो ये मान लिया गया लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के लगभग में। फिर एक और खगोलविद आए, एक और वैज्ञानिक खगोलविद आए जिनका नाम था केपलर। उन्होंने भी इसी बात को माना जिस बात को कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्र में है और सभी ग्रह इसकी चक्कर लगा रहे हैं। यही बात केपलर ने भी कहा कि सूर्य ही केंद्र में है ब्रह्मांड के। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है। और इसने भी यही माना कि पृथ्वी भी इसी का चक्कर लगा रही है। तो फर्क क्या था दोनों में? ये भी वही बात बोल रही, ये भी वही बात बोल रही। तो दोनों में फर्क यही था कि ये जो कोपरनिकस थे उन्होंने कहा था वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहे, जो ग्रह हैं सूर्य का चक्कर वृत्तीय कक्षा में यानी बिल्कुल गोलाकार लगा रहे हैं, गोल, जैसे प्रकाल से आप या कंपास या प्रकाल से गोल बनाते हैं वैसा गोलाकार पथ में, ये कोपरनिकस बोला था। लेकिन इन्हीं के समय के आसपास, इन्हीं के जब ये बोल रहे थे उसी लगभग समय में ये भी थे, इन्होंने कहा नहीं, केंद्र में तो सूर्य है लेकिन जो चक्कर लगा रहे हैं ग्रह वो गोलाकार में नहीं लगा रहे हैं, वो अंडाकार में लगा रहे हैं, इस तरीके से, ऐसे, जिसको बोलते हैं दीर्घवृत्तीय। तो इन्होंने कहा केपलर ने कि जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूर्य का वो वृत्ताकार नहीं बल्कि अंडाकार पथ पर लगा रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं दीर्घवृत्तीय पथ। तो दीर्घवृत्तीय पथ पर लगा रहे हैं, इन्होंने केपलर महोदय ने बताया। तो दोनों का एक ही चीज था, दोनों का क्या था? केपलर और इनका दोनों का क्या था? सौर केंद्रित ही था, दोनों का सौर केंद्रित सिद्धांत ही था, सूर्य केंद्रित सिद्धांत। और दोनों ही मानते थे कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है।
और ये भी सिद्धांत जो था लगभग 500 साल तक चला गया, करीब करीब लोगों ने इनके सिद्धांत को भी 500 साल तक ढोया कि यही सही है। लेकिन 20वीं शताब्दी आते आते 20वीं शताब्दी में जब हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी की तस्वीर स्पष्ट हुई, किसकी? गैलेक्सी की, हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा की तस्वीर स्पष्ट हुई। हमारी गैलेक्सी कौन है जानते हैं ना? मंदाकिनी, मिल्की वे। तो जब इसकी तस्वीर स्पष्ट हुई 20वीं शताब्दी में, तब क्या देखा गया? तो मान लीजिए यह गैलेक्सी है हम लोगों की, मिल्की वे, मंदाकिनी। तो इसकी जब तस्वीर 20वीं शताब्दी में स्पष्ट हुई तो देखा गया कि सूर्य इसके एकदम किनारे है, ये किनारे में है। इसका अगर सही स्थान बोला जाए तो शिकारी हंस भुजा इसको बोलते हैं, जहाँ पर आकाशगंगा की कौन सी भुजा? शिकारी हंस भुजा में सूर्य है। तो अभी इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बाद में जब हम लोग आकाशगंगाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपको विस्तार से बताएंगे कि कहाँ पे है सूर्य। तो अभी के लिए इतना ही जान लीजिए कि जो आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, उसके एकदम कोना में सूर्य है। तो जब तस्वीर स्पष्ट हुई 20वीं शताब्दी में आकाशगंगा की, तो पता चला कि सूर्य तो एकदम किनारे है, एकदम किनारे। और ये भी पता चला कि जितने भी तारे इस आकाशगंगा में 1 खरब से ज़्यादा तारे हैं, वो सारे के सारे तारे इस आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। वो सारे तारे इस आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं। और सूरज भी एक तारा है, तो ये भी इसी आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर घूम रहा है, इसी आकाशगंगा के चारों ओर सूरज भी इसी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तब ये क्लियर हो गया कि ये तो अपनी गैलेक्सी के भी केंद्र में नहीं है, केंद्र में तो कुछ और है। तो फिर ये तो केंद्र में सूरज है ही नहीं। तो फिर सौर केंद्रित या सूर्य केंद्रीय सिद्धांत भी गलत मान लिया गया 20वीं शताब्दी में। और ये स्पष्ट हो गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है, ब्रह्मांड का विस्तार बहुत ज़्यादा है जो अकल्पनीय है, सूरज इसका केंद्र नहीं है। तो सूरज का ब्रह्मांड के केंद्र में होने का गौरव भी खत्म हो गया। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर जब बात आई है कि सूरज इसका चक्कर लगाता है गैलेक्सी का, तो ये देख लेते हैं कि सूरज कितने दिन में ये चक्कर लगाता है। तो सूरज को एक चक्कर इस गैलेक्सी का लगाने में करीब करीब 22.5 करोड़ से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सोच लीजिए, सूरज को इस गैलेक्सी का, अपनी गैलेक्सी का एक परिक्रमा पूरा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे इतना लंबा समय लग रहा, 25 करोड़ साल, सूरज की गति तब बहुत धीमी होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सूरज बहुत ज़्यादा गति से घूम रहा है। आप लोग सुन के हैरत में पड़ जाएंगे। सूरज 1 सेकंड में 251 किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 251 किलोमीटर, 251 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूम रहा है। यानी सूरज परिक्रमा जो कर रहा है, इसकी गति 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ 251 किलोमीटर आगे बढ़ जाता है। इतना तेजी से ये बढ़ रहा है, फिर भी इसको 25 करोड़ साल के लगभग लग जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है, इसीलिए 25 करोड़ साल लग रहा, सूरज धीरे नहीं चल रहा। और एक चीज़ यहाँ है जानने के लिए, आपसे पूछ देगा कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं? कॉस्मिक ईयर, एक कॉस्मिक ईयर किसको बोलते हैं? तो सूरज जो एक परिक्रमा करने में समय लेता है, इसी को कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो सूरज कितना समय लेता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष। इसलिए एक कॉस्मिक ईयर्स कितना बड़ा हुआ या कितने दिनों का हुआ? तो एक कॉस्मिक ईयर 25 करोड़ वर्ष को बोलते हैं। 25 करोड़ वर्ष ही में एक चक्कर सूरज लगाता है, और जो सूरज एक चक्कर लगाता है उसी को एक कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो एक कॉस्मिक ईयर कितना हुआ? 25 करोड़ वर्ष। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग ब्रह्मांड को तो समझ गए, इसके बारे में लोगों का दृष्टिकोण भी समझ गए। एक चीज आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड जो था, बिग बैंग हुआ तो पदार्थ बिखर गए। बिग बैंग हुआ तो पदार्थ यहाँ से बिखर करके यहाँ आ गए। तो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ रुक गया, इसके बाद अभी भी ये पदार्थ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। तो ये पता चला कि ब्रह्मांड जो है ये लगातार विस्तार कर रहा है।
ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है, ये पता चला। तो कैसे पता चला? तो एक वैज्ञानिक थे, खगोलविद, खगोल वैज्ञानिक, उनका नाम था एडविन हबल। एडविन हबल ये वेधशाला में बैठ करके, अपने ऑब्जर्वेटरी में बैठ करके ये देख रहे थे खगोलीय पिंडों को। तो इनकी नज़र एक आकाशगंगा पर पड़ी। तो इन्होंने क्या पाया कि जो आकाशगंगा थी वो हमसे दूर जा रही थी। हम लोग यहाँ पृथ्वी में, ये हबल साहब बैठे हुए हैं, पृथ्वी की आकाशगंगा गैलेक्सी मंदाकिनी है, तो ये हम लोग मंदाकिनी में रहते हैं। मंदाकिनी के अंदर ही सौरमंडल और उसके अंदर पृथ्वी है। तो यहाँ से इन्होंने देखा कि एक गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। तो इनको विश्वास नहीं हुआ, तो इन्होंने अच्छा से ध्यान दिया और दोबारा से देखा। तो वास्तव में इन्होंने क्या देखा कि गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हो रही हैं, एक दूसरे से इनके बीच की दूरी बढ़ रही है। तो पता चला कि ब्रह्मांड में जब गैलेक्सी एक दूसरे से दूर हो रही है और इन गैलेक्सियों से मिलकर ही ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, इन सभी गैलेक्सियों से मिलकर ही ब्रह्मांड बना है। और गैलेक्सियों के बीच की दूरी अगर बढ़ने लगे तो ये ब्रह्मांड भी बढ़ जाएगा, और फिर और बढ़े गैलेक्सियों के बीच की दूरी तो ये और बढ़ जाएगा। तो लगातार गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है तो ब्रह्मांड भी लगातार बढ़ रहा है। तो ये किसने बोला? एडविन हबल ने। तो हबल को एक्चुअली में हुआ क्या कि ये जब ऑब्जर्वेशन कर रहे थे तो एक फिजिक्स में एक नियम है, उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। वास्तव में वो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर प्रभाव बोलते हैं, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, डॉपलर इफेक्ट। इसी में एक डॉपलर इफेक्ट का ही एक नियम है रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट को हिंदी में बोलते हैं लाल विस्थापन। तो ये लाल विस्थापन क्या है? लाल विस्थापन ये है, इसको अगर हम बहुत छोटा में अगर संक्षेप में समझना चाहें तो अगर कोई प्रकाश का पिंड है, प्रकाश का स्रोत है, तो यहाँ से अगर हम दूर जाएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि जो आने वाली प्रकाश है वो प्रिज्म के लाल प्रकाश की ओर शिफ्ट हो रही है, यानी लाल प्रकाश की ओर विस्थापित हो रही है। जो इसका तरंग दैर्ध्य है वो घटता हुआ लगने लगेगा, इसका आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। कब? जब हम दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी प्रकाश की कम होने लगेगी, वो लाल के तरफ शिफ्ट होगा। अगर कम होती है तो किधर शिफ्ट होता है? लाल के तरफ, प्रिज्म के लाल के तरफ। तो जब दूर जा रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि लाल के तरफ शिफ्ट हो रहा, तो लाल के तरफ शिफ्ट हो रहा मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य या फ्रीक्वेंसी कम हो रही। तो फ्रीक्वेंसी कब कम होती है? जब हम दूर जाते हैं। तो इनको यही चीज़ दिखाई दी थी कि जब दो आकाशगंगाओं को देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि वो उनकी जो, जब ये दूर होते जा रहे हैं तो प्रकाश जो है वो शिफ्ट हो रहा है किधर? उसकी प्रकाश की आवृत्ति किधर शिफ्ट हो रही है? लाल के तरफ शिफ्ट हो रही है, प्रिज्म के रेड कलर की तरफ। तो इससे इनको पता चला कि जो गैलेक्सी है वो दूर बढ़ती जा रही है। ठीक है। और अगर नज़दीक होता है कोई चीज़, रेड शिफ्ट ये जान लीजिए कि अगर नज़दीक होगा तो फिर ये लाल के जगह नज़दीक जब जाने लगेगा, हम अगर प्रकाश स्रोत के नज़दीक जाने लगे तो नीले रंग की ओर शिफ्ट करने लगेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नीले रंग की ओर शिफ्ट कर जाएगी, और दूर जाएंगे तो लाल रंग के तरफ। तो चूंकि ये इन्होंने देखा लाल रंग के तरफ शिफ्ट हो रही है, तो लाल रंग के तरफ शिफ्ट होने का मतलब है दूर जाना। इसलिए इन्होंने देखा जबकि गैलेक्सी में जो प्रकाश है उसकी फ्रीक्वेंसी लाल के तरफ शिफ्ट हो रही, तो ये समझ गए कि गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। ठीक है। तो इससे पता चला कि गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ रही है। गैलेक्सियों के बीच की दूरी बढ़ने का एक और प्रमाण है। एक प्रमाण तो ये हो गया जो इन्होंने देखा, दूसरा प्रमाण ये है गैलेक्सियों के बढ़ने का, सुपरनोवा। सुपरनोवा विस्फोट के कारण भी गैलेक्सियों का आकार बढ़ रहा है, मतलब ब्रह्मांड का आकार, ब्रह्मांड के विस्तार का एक दूसरा प्रमाण यह है कि सुपरनोवा का विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट भी बताता है कि ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है। ब्रह्मांड के आकार को बढ़ रहा है, इसको बताने का एकदम लेटेस्ट अगर आप जानना चाहेंगे कि प्रमाण क्या है तो वो है आपका नासा के द्वारा बताया गया प्रमाण। नासा ने क्या बताया? तो नासा एक परियोजना शुरू किया था
उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। मैप परियोजना, मैप परियोजना, मैप परियोजना, मैप क्या है? मैप एक खोजी उपग्रह है। मैप क्या है? मैप एक खोजी उपग्रह है, खोजी उपग्रह। मैप क्या है? एक खोजी उपग्रह है। तो नासा एक मैप परियोजना शुरू किया था जिसमें इसने एक खोजी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। मैप का फुल फॉर्म होता है माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। मैप का फुल फॉर्म माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। तो नासा ने इस परियोजना को शुरू किया। कब शुरू किया? मैप परियोजना को जून 2001 में शुरू किया। 30 जून को नासा ने 30 जून 2001 को एक परियोजना शुरू किया। और इस परियोजना का हेड या प्रमुख किसको बनाया? तो प्रमुख बनाया, इनका नाम था डेविड विल्किंसन। डेविड विल्किंसन को बनाया, ठीक है। लेकिन संयोग की बात है कि डेविड विल्किंसन का कुछ ही दिनों के बाद निधन हो गया। कब? सितंबर 2003 में, ठीक है। ये मैप परियोजना शुरू हुई और उसके कुछ ही दिनों के बाद इसके प्रमुख का निधन हो गया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस परियोजना को बंद कर दिया जाएगा। जिस काम के लिए इसको लाया गया है वो काम चलता रहा। हाँ, एक काम यहाँ बीच में क्या किया गया कि इनके निधन के बाद 11 फरवरी 2003 को, 2002 में इनका निधन हुआ था, सितंबर 2002 में। तो 11 फरवरी 2003 को इन्हीं के नाम पर, इनके सम्मान में जो मैप था, इस मैप का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? डब्लू मैप कर दिया गया। डब्लू मैप यानी विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, ये नाम कर दिया गया। किनके सम्मान में? विल्किंसन। जब इनका देहांत हो गया तो इसके जो प्रमुख थे उनके सम्मान में मैप में डब्लू लगा दिया गया। बस यही है और कुछ नहीं, आपको याद रखना। मतलब जो है ये, इसमें डब्लू लगा देना, विल्किंसन, इतना। ये अपना काम करता रहा। इसके बाद भी प्रमुख बदल गए, दूसरे प्रमुख आ गए, उसके बाद इनका काम चलता रहा। और तब जाकर के 11 फरवरी 2013 को इसने अनुसंधान अपना पूरा किया और ये बताया कि जो ब्रह्मांड है उसकी आयु करीब करीब 13.7 अरब वर्ष है। अनुमान है ये, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया गया कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है। किसने लगाया? तो इस परियोजना को, यहाँ पे एक और चीज जान लीजिए, ये मैप परियोजना जो है इसको शुरू किसने किया था? तो नासा ने शुरू किया था। इस परियोजना को शुरू किया था नासा ने। नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यूएसए का है, ठीक है। यूएसए का नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी ने शुरू किया था। तो जब ये अपना खोज कर रहा था, इसी क्रम में 11 फरवरी 2013 को इन्होंने अनुमान लगाया इस परियोजना के तहत कि ब्रह्मांड की अनुमानित आयु 13.7 अरब वर्ष है। जब ये पता चल गया तब नासा ने इसकी घोषणा की कि इसकी आयु इतनी है। किसने घोषणा की? नासा ने ही बताया। नासा ने ही इस परियोजना के तहत, मैप परियोजना के तहत पता लगाया और एक अनुमान लगाया और बताया कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब वर्ष है, ठीक है। 13.7 अरब वर्ष, ठीक है ना। तो ये हो गया। अच्छा,
नासा को यह कैसे पता चल गया कि 13.7 अरब वर्ष ही इसकी आयु है ब्रह्मांड की? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो ऐसा है कि जब बिग बैंग हुआ था, हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि बिग बैंग हुआ था, उसमें 3 चीज़ों का जन्म हुआ, समय, टाइम का, पदार्थ का और स्थान का। उससे पहले ये 3 चीज़ें नहीं थी। तो समय का जन्म जहाँ से हुआ है वहीं से जीरो से 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 100 साल, 1 करोड़ साल, यहीं से जीरो से ही शुरू होगा कोई भी संख्या। तो समय भी जीरो से शुरू हुआ। तो जैसे ही धमाका हुआ वहाँ से समय शुरू हो गया। तो यह समय शुरू हुआ यहाँ से, और जैसे ही धमाका हुआ ये पदार्थ बिखर के यहाँ पहुँच गया। और डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुँचा, धीरे धीरे चलते हुए आया। धीरे धीरे मतलब एक धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से ही आया, लेकिन चलते हुए यहाँ पहुँचा। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं आ गया, चलते हुए आया और आगे भी इधर आगे बढ़ता जा रहा है। इधर और पता नहीं कितना आगे जाएगा, लेकिन जाता जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ धमाका हुआ टाइम शुरू हो गया। अब ये टाइम 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 1 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, 10 करोड़, 1 अरब साल, ऐसे करते हुए 13.7 अरब साल इसको यहाँ आने में लग गया। तो ये कैलकुलेट क्या किया गया कि जो धमाका हुआ था यहाँ से इसको पहुँचा है, इतनी दूरी तय किया है ये पदार्थ, ये इतनी दूरी तय किया, इसका कुछ वेग होगा। तो किस वेग से तय किया इतनी दूरी? तो दूरी और वेग है, तो दूरी और वेग की मदद से हम समय निकाल सकते हैं कि कितना समय इसको आने में लगा। तो जितना समय इसको आने में यहाँ से लगा, जब समय तो यहीं से शुरू हुआ, तो जितना समय इसको आने में यहाँ से लगा उतना ही दिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हो गया। तो इसको आने में 13.7 अरब वर्ष पाया गया लगभग। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी मान लिया गया 13.7 अरब वर्ष, क्योंकि समय यहीं शुरू हुआ। इससे पहले तो समय नहीं था, जीरो था। तो अभी समय 13.7 अरब तक पहुंच गया, यहाँ आते आते लग गया इसको टाइम। तो 13.7 अरब पहले यहाँ था, उससे पहले यहाँ था, उससे पहले यहाँ था, उससे पहले यहाँ था, और जब टाइम जीरो था तो ये यहाँ था। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 13.7 अरब समय लग गया। तो जब टाइम था ही नहीं उस समय यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 13.7 अरब वर्ष लगा। तो 13.7 अरब वर्ष ही ब्रह्मांड की आयु मान लिया गया। क्यों? क्योंकि उससे पहले तो यहाँ था और यहाँ कोई टाइम ही नहीं था। तो पूरा टाइम जोड़ने के बाद यहाँ पहुँचने में 13.7 अरब वर्ष लगा, और यहीं से टाइम शुरू होता है। यहाँ से यहाँ चलते चलते 13.7 अरब आया। तो हमको इससे पता चल गया कि ब्रह्मांड की आयु अनुमानित आयु लगभग 13.7 अरब वर्ष है। यह अनुमानित है, 15 अरब भी हो सकता, 17 अरब भी हो सकता, लेकिन जो भी है कैलकुलेशन में इसी तरह से जोड़ करके कैलकुलेट करके बताया गया कि ब्रह्मांड की आयु इतनी है ना। तो यह हम लोग देख लिए। तो लगभग हम लोगों का ब्रह्मांड पूरा हो गया। अब इससे हम लोग ब्रह्मांड की चीज़ों को पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में। तो इसके बाद हम लोग आकाशगंगाओं को पढ़ेंगे, उसके बाद गैलेक्सियों को पढ़ने के बाद, आकाशगंगाओं को पढ़ने के बाद फिर हम तारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।